हाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं और अपनी जिंदगी में खुश हैं, जहां भी हैं। पर श्रीलंका, उसकी स्थिति आज वो बिल्कुल पस्त है। बहुत ही बुरी स्थिति है। लोग सड़कों पे हैं, खाने को सामान नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, यहाँ तक कि अस्पताल में किसी तरह के रोग की ट्रीटमेंट करने के लिए दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन करने के लिए इक्विपमेंट नहीं है। इंडिया के सामने हाथ फैलाया हुआ है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ से बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए इक्विपमेंट भेजे क्योंकि वो अर्जेंट है। तो आखिर श्रीलंका आज इतनी बुरी स्थिति में क्यों फंसा? ये इस सदी का सबसे बड़ा, बल्कि ये बोला जा रहा है कि श्रीलंका की आजादी के बाद का ये सबसे घटिया और सबसे भीषण इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के जाल में फंस गया? ऐसी क्या गलती की वहां के गवर्नमेंट ने? यहाँ पे मैं आपके सामने इसी मुद्दे का रूट कॉज एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं सूर्यभूषण आपको अगले कुछ मिनटों में श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के रूट कॉज एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का मैं रूट कॉज एनालिसिस बिल्कुल आपके सामने करूंगा और बिल्कुल वादा करता हूं कि मैं मुद्दे को सीधा पकड़ूंगा और कस के पकड़ूंगा। घुमा के कोई बात नहीं होगी। यहाँ पे जो होगा बिल्कुल सच होगा। कभी भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कुछ एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम उनके वैल्यूज को देखते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर और सबसे कॉमन इंडिकेटर जो कोई भी इंसान सबसे पहले देखता है वो है जीडीपी। हम भी सबसे पहले श्रीलंका की जीडीपी पास्ट 10 इयर्स की देखेंगे कि श्रीलंका की जीडीपी पिछले 10 सालों में कैसी रही है। तो जब हम श्रीलंका के 10 सालों की जीडीपी के इस ग्राफ पे नजर डालते हैं तो आप देखेंगे कि 2010 से लेके 2021 तक श्रीलंका का जीडीपी ये जीरो यानी बेस लाइन के हमेशा ऊपर ही रहा है। राइट। सिर्फ 2020 में आप सबको पता भी होगा कि कोविड का लॉकडाउन था, सारी इकोनॉमीज बंद थी। तो 2020 में श्रीलंका का जीडीपी -3.57% था। बट यहां पे ये भी बताना आपको जरूरी है कि इस 2020 में इंडिया का इकोनॉमी -6.7% था। यानी श्रीलंका नेगेटिव में है बट हमसे बेटर था। बट उसके अलावे बाकी सारे कंडीशन में श्रीलंका एट लीस्ट इट इज इन पॉजिटिव स्टेट, ये पॉजिटिव है। हाँ, अगर ट्रेंड्स को अगर आप देखें 2010 से जो ट्रेंड्स है जीडीपी का तो वो रेगुलर बेसिस पे गिर रहा है। ऑल्दो इट इज पॉजिटिव, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी वो गिरता जा रहा है। तो एक समस्या है, ये समझ में तो आ रही है, पर ये समस्या इतने भीषण इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म देंगी, ये केवल इस जीडीपी के ग्राफ को देख करके हम नहीं बता सकते। ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। और इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इकोनॉमी जो कि मल्टी फैसेटेड है, यानी कि उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, उसके सिर्फ एक पहलू को देखना गलत रिजल्ट को इंडिकेट कर सकता है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम कई सारी पहलुओं पे भी ध्यान देंगे। तो श्रीलंका का पहला पहलू जो है जीडीपी का, वो हमने देख लिया। यहां से ये तो पता चल रहा है कि हाँ, इकोनॉमी में पिछले कई सालों से समस्या तो है, बट इतनी बड़ी समस्या है ये समझ में नहीं आता इस ग्राफ को देख के। 2020 में ये नेगेटिव में है, सारे कंट्रीज को प्रॉब्लम था क्योंकि कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा था। तो आखिर ये जो बीज बोया गया इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का, वो कब बोया गया और कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई? क्योंकि 1 या 2 साल में इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस अचानक से नहीं हो सकती। ये समस्या बहुत लंबी है। टूरिज्म आप बोल सकते हैं श्रीलंका की जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% कंट्रीब्यूटर रहा है रेगुलर बेसिस पे। जो ग्राफ आपके स्क्रीन पे है वहां पे आप देख रहे हैं 2016 में लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट आए, 2017 में लगभग 2.1 मिलियन। सबसे ज्यादा ये ग्राफ पहुंचा है मैक्सिमम 2018 में, बट 2019 में अचानक से ये ग्राफ ड्रास्टिकली 18% गिर गया और 1.9 मिलियन टूरिस्ट ही वहां पे आए। फर्दर ये डिक्रीज होता चला गया। आखिर क्यों?
तो ये जो 2019 का आप जो ये देख रहे हैं 1.9 मिलियन गिर करके हुआ है टूरिस्ट का स्कोर। इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट ग्रुप ने वहां पे ईस्टर अटैक किया था, आप सबको पता होगा, बहुत फेमस है। अप्रैल में वहां पे 9 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वहां के चर्चेस में और वहां के होटल्स में। रशिया के टूरिस्ट, चाइना के टूरिस्ट, इंडिया के टूरिस्ट, काफी जगहों के टूरिस्ट भी मरे थे, श्रीलंकन भी मरे थे। इससे क्या हुआ, पूरे दुनिया में डर फैल गया कि श्रीलंका में अभी माहौल ठीक नहीं है, वहां जाना जान को खतरे में डाल सकता है। इसके वजह से लोग डर गए, टूरिस्ट ने वहां जाना बंद कर दिया और श्रीलंका का टूरिस्ट इनफ्लो घट गया। और ठीक इसके बाद जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2020 में जो ये ड्रास्टिक लॉस हुआ है टूरिस्ट का, दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी श्रीलंका की, जो बैकबोन बोल सकते हैं आप जीडीपी का था श्रीलंका के, उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ ड्यू टू इस्लामिक मिलिटेंट अटैक एंड द सेकेंड इज कोविड-19 लॉकडाउन। अब हम सेकेंड एक बड़ी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। आप बिल्कुल स्क्रीन पे इसको देखिए और मिसमैनेजमेंट समझने की कोशिश कीजिए। श्रीलंका में जो एग्रीकल्चर है वो भी एक मुख्य इंडस्ट्री है। 2019 में क्या किया, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, इनके राजपक्षास के ब्रदर्स ने, उन्होंने एग्रीकल्चरल टैक्स जो था उसको 15% से कट करके 8% पे ला दिया। ऑलमोस्ट आधा टैक्स कट कर दिया, खुश करने के लिए लोगों को कि हमें वोट दो, ठीक है। तो खुश करने के लिए उन लोगों को क्या किया, टैक्स कट कर दिया। इससे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था श्रीलंका के जीडीपी में, वो 3.5% यानी 3.5% वो ड्रॉप कर गया। और ये जीडीपी के मामले में ना बहुत बड़ा परसेंटेज है। 3.5% अगर जीडीपी में अगर ग्रोथ कम हो तो हम बोलते हैं बहुत बड़ा ड्रॉप है। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर किसी इंडस्ट्री का कम हो जाए 3.5% या 3.5% से, तो एक बहुत बड़ा लॉस है। तो एक गलत पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से पहला लॉस हुआ। सेकंड क्या हुआ, अप्रैल में राजपक्षा जो है उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर बैन कर दिया और बोला कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। इसका इन्होंने कारण दिया कि हम एनवायरनमेंट को हम सुरक्षित करें। ये झूठ बोल रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे लोगों को। एक्चुअली में फर्टिलाइजर खरीदने की वजह से श्रीलंका का मनी जो हो रहा था वो बाहर के देशों में जा रहा था और वहां का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था। तो फॉरेक्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के ऊपर ही अपना ठिकरा फोड़ दिया। यानी अब सब कुछ तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही अचीव करोगे। सडन मूवमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके लिए किसान बिल्कुल तैयार नहीं था, ना ही उसके पास कोई ट्रेनिंग थी, इतना बैकफायर किया इस स्टेप ने कि वहां पे राइस का प्रोडक्शन 50% गिर गया। और पहली बार हिस्ट्री में श्रीलंका को राइस भी बाहर से मंगाना पड़ा, अपना पेट पालने के लिए भी अब राइस नहीं पड़ा, और ये कभी नहीं हुआ था। दिस इज डिजास्टरस। ये एक बहुत ही बेवकूफी भरा स्टेप था राजपक्षास का, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर फेज आउट करना था आपको, तो आप उसको स्टेजेस में फेज आउट करते। एक मुसीबत को बचाने के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। श्रीलंका की ये एक बहुत ही बुरी हिस्ट्री रही है कि इन लोगों ने 60-70% जो है अपने जीडीपी का उधार ही मेंटेन किया है। अगर आप ये देखें तो ये ग्राफ आपके स्क्रीन पे बताता है श्रीलंका का डेब्ट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मतलब मान लीजिए, इसको आसान तरीके से अगर समझाया जाए आपको, तो अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, तो उसमें मिनिमम मुझे 70 रुपए उधार किसी को दे देने हैं। मेरे पास अब सिर्फ 30 रुपए बचेंगे इस महीने अपना खर्चा पानी चलाने के लिए। क्या ये एक आइडियल सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं, दिस इज डिजास्टर। तो ये सारे डिजास्टर जो है ना, बहुत पिछले 10-15 सालों से ये बनते चले आ रहे थे। ये मतलब एक दिन में हुआ नहीं, श्रीलंका ये डिजास्टर पकाता चला आ रहा था पिछले 10 सालों से, राइट। तो आप जो ये डेटा देख रहे हैं, इसमें आपको मिनिमम दिख रहा होगा 2012 में 68%, उससे ऊपर यानी 70% से ऊपर ही रहा। 2020 का आप डेटा देखिए, 101% यानी जीडीपी अगर 100 रुपए है तो 101 रुपए ऑलरेडी मेरे पास उधार है। और 2021 में 100 रुपए अगर मैं जीडीपी में अगर मेरे पास आ रहा है मेरे कंट्री में, तो 109 रुपए मुझको किसी को देने हैं। मतलब मैं बिल्कुल नंगा हूं,
ठीक है, ये हालत है श्रीलंका की। तो ये इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत पहले से पक रहा था, ये एक दिन में नहीं हुआ। दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसमैनेजमेंट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। बात करेंगे इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन रेट जो है वो ये तय करता है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, चावल, दाल, तेल, उनकी कीमतें किस रेट से बढ़ रही हैं। श्रीलंका में पिछले 3 से 4 महीनों का अगर आप रेट देखें तो जून से लेकर के अक्टूबर के स्टार्टिंग तक वॉकिंग इन्फ्लेशन है। अब 5% अगर हो इन्फ्लेशन और बिलो 10% तो उसको हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। तो महंगाई दर ज्यादा थी, बढ़ रही थी, बट स्टिल इट वाज वॉकिंग। अक्टूबर 2021 के बाद जैसे ही इन्फ्लेशन रेट 10% से ज्यादा हो गई, इट वाज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो कैटेगरीज है उसमें ये हो गया गैलोपिंग, यानी कि अब इकोनॉमी के लिए ये एक्सट्रीमली हार्मफुल था। एंड डेफिनेटली इसका असर वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस में साफ दिखाई देता है। आज के डेट में श्रीलंका में ये हाल है कि चावल 220 रुपए किलो, वहां पे प्याज 350 रुपए किलो, मिर्च 1200 रुपए किलो, दुकानों पे है ही नहीं। दूध वगैरह ये सारी चीजें दुकानों पे है नहीं। राशन के लिए लंबी लाइन लगी है, गैस के लिए लंबा लाइन लगा है। बिजली कट गई तो 12-13 घंटे वापस आने का चांस नहीं है। तो महंगाई का ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है श्रीलंका में अभी। बहरहाल हम इसका नेक्स्ट अब देखते हैं कि और क्या गलती करी श्रीलंका के सरकारों ने। श्रीलंका के पास 2.1 बिलियन डॉलर है उधार चुकाने के लिए, फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 2.1 है और उधार है 8.6 बिलियन। बाकी का 6 बिलियन कहां से होगा? इसीलिए श्रीलंका आईएमएफ के पास हाथ फैलाए बैठा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ये बहुत बड़ा डेट लेना चाह रहा है इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। इंडिया से ऑलरेडी 1 बिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन अप्रूव कर चुका है। हमें करना भी चाहिए था क्योंकि हम पड़ोसी हैं, अपने पड़ोसी के दुख में शामिल होना बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना से पहले ये स्टेप लिया। आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, चाइना के साथ ये लोग ऑलमोस्ट 10 बिलियन डॉलर्स का डेट नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बट इंडिया का अप्रूवल हो चुका है। इंडिया की तरफ से ऑलरेडी सामान जाना स्टार्ट हो चुका है। क्रूड ऑयल चला गया और भी बहुत सारी चीजें जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, रिसेंटली अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने सर्जिकल इक्विपमेंट्स भेजे क्योंकि वहां पे ऑपरेशन करने के लिए अस्पतालों में इक्विपमेंट्स तक नहीं थे, मेडिसिन तक नहीं थी। इतना बुरा कंडीशन है श्रीलंका में। सो अपने फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना बहुत जरूरी है भाई। खर्च उतना ही करो जितना चुका पाओ, औकात से ज्यादा खर्च मत करो। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2019 में कहा था कि श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो क्लासिकल एग्जांपल है टिन डेफिसिट की। दोहरा डेफिसिट वाले कंट्री का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। किस तरह से? तो यहाँ के गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड जो करती है, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो उनकी इनकम से हमेशा ज्यादा रहा है। यानी इनकी आमदनी अठन्नी है इनके गवर्नमेंट की, और ये खर्चा रुपया करते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, राइट। और ये हमेशा इकोनॉमी को डुबाने के लिए ही ले जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। दूसरा है, इनका एक्सपोर्ट जो है हमेशा इंपोर्ट से कम रहा है। ये इतना सामान, इतनी गुड सर्विसेज नहीं बनाते कि ये इंपोर्ट्स को ओवरटेक कर ले। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में हमेशा एक डिसबैलेंस रहा है, जिसके वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इनका वो भी अनफेवरेबल रहा है। तो पहले हम इन ट्विन डेफिसिट में से पहला हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। श्रीलंका की गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने एक्सपेंसेस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे एक्टिविटीज में। आप देखिए जीरो लाइन, दिस इज द न्यूट्रल लाइन। सबसे ऊपर जो सबसे फ्लैट लाइन है वो है न्यूट्रल लाइन। कम से कम उस न्यूट्रल लाइन पे भी होता या फिर उसके ऊपर होता तो पॉजिटिव हो जाता कि चलो कमाया 1 रुपया, खर्चा किया 75 पैसा, 25 पैसे बच गए मेरे। इन्होंने जो कमाया उससे हमेशा ज्यादा खर्च किया। इस तरह अगर आपकी आमदनी अठन्नी रही और अगर आपने खर्चा रुपया किया तो आप तो हमेशा उधार के दलदल में फंसते चले जाएंगे, और कभी भी एक लिमिट से ज्यादा उधार अच्छा नहीं होता। तो कम से कम
अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को तो मेंटेन कर लेते मिस्टर राजपक्षाज, क्या कर रहे थे आप लोग, राइट। और सेकंड, अब हम बात करें नेक्स्ट, जो सेकंड ट्विन डेफिसिट का जो दूसरा पहलू है वो है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी करंट अकाउंट हमेशा इनका नेगेटिव रहा है। बिल्कुल, जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जितना इन्होंने इंपोर्ट किया, और इसके वजह से अगर आप ग्राफ पे देखेंगे इनका करंट अकाउंट डेफिसिट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमेशा नेगेटिव रहा है, हमेशा, ऑलवेज। एक 2-3 सालों का अगर आप छोड़ दें तो ये पिछले 10-15 सालों, बल्कि काफी लंबी हिस्ट्री है, 20-25 सालों से ये नेगेटिव रहा है। और जो एवरेज डेफिसिट है वो -$500 मिलियन है, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमारा एवरेज कितना आ रहा है, -$500 मिलियन। इसके वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इनका हमेशा खराब रहा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर खराब हो गया तो आप हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे, हमेशा, आप हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में रहेंगे, और आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी। और यही हुआ श्रीलंका के साथ कि बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इनका क्रेडिट रिपोर्ट खराब कर दिया। अब क्रेडिटर्स इनको उधार नहीं देना चाहते, सब पीछे हट चुके हैं। इकोनॉमी को सुधारने के लिए इनको बहुत बड़ा उधार चाहिए, और उस उधार को देने वाला डेटर यानी कि ऋणकर्ता इनके पास अभी नहीं है, पता नहीं कहां से आएगा। ठीक है, राजपक्षा लाएंगे चाइना से। और ये है वहां की करेंसी का परफॉर्मेंस। श्रीलंका की करेंसी 7 अप्रैल तक $1 के अगेंस्ट 192 श्रीलंकन रुपीस थी। 8 तारीख को वहां का सेंट्रल बैंक डिवैल्यूएशन करता है अपनी मनी का, जानबूझ करके 15% डिवैल्यूएशन करता है, ठीक है, 8 अप्रैल को। और वो अब 222 रुपए हो चुका है, श्रीलंकन 222 रुपए अगेंस्ट $1। और ऐसा क्यों किया गया, ताकि वो आईएमएफ से उधार ले सके और ऋण ले सके। बट ये स्टेप भी बैकफायर कर गया, और श्रीलंका की जो करेंसी है औंधे मुंह गिर गई। और आज जब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं 310 रुपए है अगेंस्ट $1। तो इस तरह से जो सामान कल के डेट में ये 200 रुपए का खरीद रहे थे, ये डिवेल्युएशन होने की वजह से अब उसी को ये 310 रुपए में खरीद रहे हैं। ऑलमोस्ट 57% का इनको लॉस लग रहा है, क्योंकि इनकी करेंसी 57% डिवैल्यूड हो चुकी है। ये सारे के सारे मुद्दे, पहला कि इनका बहुत बड़ा सेक्टर टूरिज्म का बैठ गया ड्यू टू टेररिस्ट अटैक एंड कोविड। सेकेंड, इनका एग्रीकल्चरल सेक्टर राजपक्षा के एक गलत डिसीजन की ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से बैठ गया, जिसकी वजह से खाने पीने की कमी हो गई। तीसरा, इनकी हिस्ट्री रही कि उन्होंने अपनी लिमिट से ज्यादा इन्होंने ऋण लिया बाहर की कंट्रीज से। अपने जीडीपी का 60-70% पार्ट इन्होंने उधार में चुकाया है। उसके बाद इन्होंने हमेशा अपना जो बजट एक्सपेंस किया है वो अपनी इनकम से ज्यादा किया है। इन्होंने जो एक्सपोर्ट किए हैं अपने इंपोर्ट से कम किए हैं, यानी कि इनका करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा ज्यादा रहा। और अब नीम पे चढ़ गया करेला, इनकी करेंसी 192 रुपए के वैल्यू से घट करके 310 रुपए अगेंस्ट $1 ट्रेंड कर रही है आज के डेट में। ये सारी चीजों ने मिल करके इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका को क्रैश कर दिया। आज वहां की इकोनॉमी बिल्कुल बैठ चुकी है, और वहां के लोग काफी परेशान है। आपको एवरी न्यूज में ये दिख रहा होगा कि लोग सड़कों पे हैं। आप और मैं भी इसी तरह से सड़कों पे आ जाएंगे अगर कल के डेट में इंडिया की इकोनॉमी इस तरह से बिहेव करने लगे। अगर हमारे यहाँ पे चावल का छोड़ दीजिए, प्याज अगर 90 रुपए 100 रुपए हो जाता है तो इंसान गर्म होने लगता है। अगर वो गलती से 300 350 रुपए किलो पे अगर चला जाए तो आई एम वेरी श्योर कि हम सड़कों पे होंगे और हाय मोदी का नारा लगा रहे होंगे। तो आखिर कैसा बिहेव कर रहा है हमारा इकोनॉमी, कहीं इस तरह का कोई एक बहुत बड़ा
इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे रास्ते में तो नहीं आने वाला। इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, भाग कर मत जाइएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा सपोर्ट है, मेरे अंदर का खून है जो मुझको चलाता रहता है कि हाँ, मुझको कुछ नया करना है। और कमेंट करके बताइए कि मैं किस तरह से और बेटर बना सकता हूं अपने कंटेंट को, या फिर किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, ताकि मैं डायरेक्ट आपसे बात कर सकूं। ठीक है, फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।